अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास बायोलॉजी का ओस्मो रेगुलेशन। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। आपको पता है इस चैप्टर में से लॉन्ग आना है। तो फीडबैक मैकेनिज्म पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। और फुल जो लेक्चर हैं वो अपलोड हो रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 13 है थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, तो हमने कहा कि ये होम्योस्टेसिस के मेन एलिमेंट हैं। ओस्मो रेगुलेशन यानी कि पानी का जो रेगुलेशन है, और थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर की रेगुलेशन, और एक्सक्रीशन यानी कि जिस्म से बेकार मादों को निकालना। तो हमने कहा ये जो तीन चीजें हैं ये होम्योस्टेसिस में क्या करती हैं, अपना किरदार अदा करती हैं। यानी कि थर्मो रेगुलेशन, ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो ये होम्योस्टेसिस के मेन जो है वो प्रोसेस है। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि डिफाइन ओस्मो रेगुलेशन एंड राइट अ नोट ऑन ओस्मो रेगुलेटर्स एंड ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो ओस्मो रेगुलेटर्स और ओस्मो कन्फॉर्मर्स में फर्क लिखना है आपने। और फिर आपको ये लॉन्ग इस तरह भी आ सकता है। ये यहाँ तक हम करेंगे आज इंशाल्लाह, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट तक, यहाँ तक। तो ये लॉन्ग आपको दूसरे तरीके से इस तरह आएगा कि डिफाइन ओस्मो रेगुलेशन एंड डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में अलग से पूछ लेगा, या फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में मिलाकर पूछ लेगा ओस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स, या ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इनमें ये अलग से पूछ लेगा। तो ये तीन चार किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से टॉपिक में से बढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन। बेटा इसका क्विज है जो मैं अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल इसके एंड पे वीडियो पे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से देख लीजिएगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट के, एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, ओस्मो का क्या मतलब है, ओस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है? ओस्मो का मतलब है वाटर, ठीक है बेटा जी। तो इस लफ्ज में ही इसकी जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है। ओस्मो का मतलब होता है वाटर। इसका मतलब है द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। यानी कि बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है, हमारे जिस्म के फ्लूइड्स में पानी की और साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस रखना, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। यानी कि पानी का बैलेंस रखना है और सॉल्यूट्स का। तो बेटा यहाँ पे दो चीजों के गिर्द ये आपका लेक्चर घूम रहा है, ठीक है। एक है पानी, दूसरा है सॉल्यूट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, जब भी मैं सॉल्यूट्स की बात करूंगा इस लेक्चर में तो उससे मुराद होगा साल्ट्स। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ साल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम के साल्ट्स हैं और क्लोराइड, सोडियम के और जो क्लोराइड के हैं बेटा, वो ये वाले जो साल्ट्स हैं सोडियम और क्लोराइड, तो इनकी मैं बात करूंगा। और भी बहुत सारे साल्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सल्यूट की बात जब भी होगी तो हम इन साल्ट्स की बात करेंगे। आपको पता है कि सॉल्वेंट और सल्यूट में क्या फर्क है। सॉल्वेंट किसी सोल्यूशन में वो चीज जो ज्यादा मकदार में हो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, जैसे पानी है। और जो चीज कम मकदार में मौजूद हो उसे हम सल्यूट कहते हैं, जैसे कि साल्ट्स हैं, ठीक है। या चीनी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ साल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब देखें, ये ओस्मो रेगुलेशन की तारीफ है। आगे है ओस्मो रेगुलेशन का फायदा कि ये क्या करती है, इट इंश्योर्स द बॉडी फ्लूइड्स डू नॉट बिकम टू डाइल्यूट और टू कंसंट्रेटेड। तो ये इस चीज को यकीनी बनाती है कि जो जिस्म के फ्लूइड्स हैं ना तो वो ज्यादा डाइल्यूट यानी कि पतले हो जाएं, ना ही टू कंसंट्रेटेड, ना ही ज्यादा गाढ़े हो जाएं। इट इज एसेंशियल फॉर मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो बहुत सारे हमारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि जैसे हमारा दिल फंक्शन कर रहा है, गुर्दे कर रहे हैं, ये सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, इनेबलिंग द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शन को इनेबल करना, एंड रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। तो बेटा देखें, अगर खून हमारा है, ये भी फ्लूइड है, अगर वो पतला हो जाए, अगर बहुत सारा पतला हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, इससे जान जा सकती है। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए हमारा खून तो उससे क्लॉट बन सकते हैं, खून की नालियों में रुकावट आ सकती है। दिल की फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसमें कमी, उसमें जो है वो कमी बेशी हो सकती है। दिल के मसल्स हैं उनकी अमवात हो सकती है। तो ये सारी चीजें, तो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है अगर खून ज्यादा जो है वो गाढ़ा हो जाए। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, ओस्मो रेगुलेशन की जाती है, ठीक है। अच्छा, ओस्मो रेगुलेटर्स एंड ओस्मो कन्फॉर्मर्स, हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं वो ओस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो जो ओस्मो रेगुलेशन है बेटा वो नहीं कर सकते उन्हें हम ओस्मो कन्फॉर्मर्स बोलते हैं, और जो ओस्मो
और जो ओस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं उन्हें हम ओस्मो रेगुलेटर्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मैंने आपको मिसाल दी थी कि हम जो है वो हम थर्मो रेगुलेशन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है बेटा, तो हमने कहा कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर है 37 हमेशा रहता है। अगर ये इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो हमारा जिस्म फौरन से क्या करता है, अगर ज्यादा होगा तो पसीना निकाल कर इसको दोबारा से 37 पे लेकर आएगा। अगर 37 से कम होगा, सर्दी में होगा मिसाल के तौर पर, तो फिर हमारा जिस्म कपकपी तारी होती है, कांपने से हीट पैदा होती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जिसे हमने बोला था। तो फिर हमारा जिस्म क्या करता है कि उसको दोबारा 37 पे ले आता है। यानी कि बाहर की इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जितना मर्जी हो जाए, हमारे जिस्म का 37 ही रहना है, ठीक है ना। तो इसे हमने थर्मो रेगुलेशन बोला था। इसी तरह ओस्मो रेगुलेशन भी बेटा इसी तरह है, लेकिन ओस्मो में पानी की बात हम करेंगे, ठीक है। थर्मो में हमने टेम्परेचर की बात की थी। तो ओस्मो रेगुलेटर्स वो होंगे जो ओस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, यानी कि अपने जिस्म का जो रेगुलेशन है हमेशा जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं पानी और नमकियात की कंसंट्रेशन को। लेकिन ओस्मो कन्फॉर्मर्स वो हैं जो उनमें ये खासियत नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या करते हैं फिर, ओस्मो कन्फॉर्मर्स वो होंगे जिनका जो है जो बॉडी की जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो बॉडी के फ्लूइड है उनकी इन्वायरमेंट के साथ मैच करेंगे, यानी कि वो अपनी एबिलिटी उनके पास नहीं है कि वो कर सकें, ठीक है। तो ओस्मो कन्फॉर्मर्स वो हैं, ये अब देखें, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आएगा कि ओस्मो रेगुलेशन और ओस्मो रेगुलेटर्स और ओस्मो कन्फॉर्मर्स पर नोट लिखें। तो ये ओस्मो कन्फॉर्मर की डेफिनेशन है। ओस्मो आपने ज्यादा कोई जाननी नहीं है साइंस, वहां पे आपने बेसिक लिखना है, नंबर पूरे मिलते हैं बेटा। 4 नंबर का लॉन्ग होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत बड़ी कहानियां लिखनी है वहां पे, ठीक है। बच्चे बहुत लंबा लिखते हैं, बोर्ड वाला सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढता है, उसको कीवर्ड्स मिल जाए ना, ये 2-4 जो होते हैं डेफिनेशन के, और ये बस फिर वो देखता है, उन्होंने बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। तो osmo conformers are the animals which allow the osmotic concentration of their body fluids to match with their environment। अब ये environment की बात आ गई, ठीक है ना, कि उनकी जो ओस्मोटिक कंसंट्रेशन है, पानी और नमकियात की जो कंसंट्रेशन है जिन्हें हम ओस्मोटिक कंसंट्रेशन कहते हैं, उनके इन्वायरमेंट के साथ मैच करती है। यानी कि जो इन्वायरमेंट में पानी और नमकियात की कंसंट्रेशन होगी सेम उसी तरह उनके बॉडी फ्लूइड्स में होगी। यानी कि ये बेचारे, इनमें इतनी खासियत ही, इतनी सलाहियत ही नहीं है कि ये अपने जिस्म की जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको इन्वायरमेंट से डिफरेंट कर सकें, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे जानदारों में ये होती है, लेकिन इनमें नहीं है ओस्मो कन्फॉर्मर्स में। यानी ये कन्फर्म करते हैं कि जो इन्वायरमेंट का जो कंसंट्रेशन है वही इनके जिस्म के बॉडी फ्लूइड्स की हो। दे कैन नॉट मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन देयर बॉडीज। तो ये मेंटेन नहीं कर सकते। सो दीज कंसंट्रेशन चेंजेस विद द चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम। तो जैसे जैसे इनकी जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें पानी और नमकियात की कंसंट्रेशन बदलती है, इनके जिस्म की भी बदलती है, एंड दे रिमेन आइसोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट। और आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट की होगी, कंसंट्रेट, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि आइसो मतलब सेम और टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन। तो जो इनकी इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन होगी वही इनके जिस्म की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। सच एनिमल्स आर यूजुअली फाउंड इन एनवायरमेंट्स विद रिलेटिवली स्टेबल सॉल्यूट कंसंट्रेशन सच एज मरीन वाटर। तो ये वाले एनिमल्स हैं जो ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, ये उन इन्वायरमेंट में आपको मिलेंगे जहां पे जो सल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि ये बार बार जो है मैच करने की सलाहियत नहीं रखेंगे। इन्होंने हमेशा अपना बॉडी का जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो वही रखनी है जो इन्वायरमेंट की है। इसलिए फिर एक स्टेबल इन्वायरमेंट ढूंढेंगे ताकि बार बार इनको खपना ना पड़े, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ओस्मो कन्फॉर्मर्स, अब आपने एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है। मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो मरीन मतलब समंदर, ठीक है। तो समंदर में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदार वो हैं। सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो वाले हैं, और कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। एंड सम मरीन वर्टिब्रेट्स लाइक, और कुछ मरीन वर्टिब्रेट्स हैं रीढ़ की हड्डी वाले जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, लाइक हैग फिशेस, शार्क्स एंड रेस, ठीक है। तो ये थे बेटा ओस्मो कन्फॉर्मर्स जो बॉडी का टेम्परेचर बॉडी में फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन
नहीं कर सकते। आगे है ओस्मो रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर ही नाम शो कर रहा है कि ये रेगुलेट करेंगे। ओस्मो मतलब पानी, इसका मतलब ये पानी और नमकियात की जो कंसंट्रेशन है इनके जिस्म की मुख्तलिफ होगी एनवायरनमेंट से, ये अपनी अलहदा से रेगुलेशन करेंगे। द एनिमल्स दैट कैन रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट इन बॉडी फ्लूइड्स आर ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, दे कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंसंट्रेशन डिस्पाइट द चेंजिंग कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट। तो ये बेटा ये ओस्मो रेगुलेशन यानी कि होम्योस्टेसिस की भी हमने यही तारीफ कही थी कि जिस्म में जो है वो तवाजुन को बरकरार रखना डिस्पाइट चेंजिंग कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, तो ये ओस्मो रेगुलेशन जो है ये होम्योस्टेसिस का ही एक प्रोसेस है। तो इसमें यही है कि इंटरनल कंसंट्रेशन को ये कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, चेंजिंग बजाय इसके कि बाहर जो मर्जी होता रहे। ठीक है, दे यूज वेरियस मैकेनिज्म। अब ये मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे फॉर ओस्मो रेगुलेशन, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट्स। अब ये हमने आगे जाके सारी चीजें पढ़नी है। एकोमुलेशन ऑफ साल्ट्स, मिसाल के तौर पर नमकियात, अगर इनके जिस्म से नमकियात निकल रहे हैं तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जिस्म में नमकियात को बरकरार रखेंगे। अगर ये अक्यूमुलेशन साल्ट्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उससे किस तरह निपटा जाएगा। एंड वाटर कंजर्वेशन, अगर पानी जिस्म से निकल रहा है तो उसको किस तरह कंजर्व करना है। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। मोस्ट वर्टिब्रेट्स इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स आर ओस्मो रेगुलेटर। तो ओस्मो रेगुलेटर कौन से हैं? तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स। इसमें से ये जो मिसाल दी है ना मरीन वर्टिब्रेट्स, इनके अलावा तकरीबन जो सारे हैं वो क्या हैं, वो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में चाहे रहें चाहे खुश्की में रहें जैसे हम रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। आगे है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। देखिए बच्चे, हर एनवायरनमेंट में जानदारों को मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं, फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें नमकियात की कमी होती है। ठीक है ना, नमकियात की कंसंट्रेशन साल्ट्स की कम होती है। और जो मरीन वाटर होता है उसमें जो नमकियात की कमी जो उसमें नमकियात ज्यादा होते हैं, ज्यादा साल्ट्स होते हैं। इसका मतलब जो एनिमल यहाँ पे रह रहा है फ्रेश वाटर में वो और तरह की उसको प्रॉब्लम्स होगी, जो मरीन वाटर में रह रहा है उसको और तरह की होगी। और ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट वो होगी जो कि खुश्की की होगी, जैसे हम खुश्की में रह रहे हैं। ठीक है, तो तीन किस्म की इन्वायरमेंट्स में हमने पढ़ना है कि जानदारों को कौन सी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और फिर इन प्रॉब्लम्स से कोप करने के लिए, निपटने के लिए वो कौन से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये ओस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर आपको अलग से लॉन्ग आ सकता है, मरीन वाटर अलग से, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट अलग से आ सकता है। तो बेटा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे आते हैं ओस्मो रेगुलेशन के शुरू में। तो देखें बेटा, यहाँ पे आप सबसे पहले तीन किस्म की जो इन्वायरमेंट्स हैं मैं उसकी, अच्छा मैंने आपको शुरू में बताया कि दो चीज़ें बहुत अहम हैं इस लेक्चर में, एक पानी और एक सल्यूट यानी कि साल्ट्स। तो जब भी मैं सल्यूट की बात करूंगा उससे मुराद साल्ट्स होंगे। ठीक है, नमकियात होंगे सोडियम के, क्लोराइड के या दूसरे। और जब पानी की बात करूंगा तो उससे मुराद पानी है। और तीन किस्म की इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे बेटा। एक होती है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, एक होती है हाइपोटोनिक और एक होती है आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपर नाम शो कर रहा है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो ये मैं तीर लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ। हाइपो का मतलब होता है कम, तो ये मैं तीर लगा रहा हूँ डाउन। ठीक है, यानी कि कम को शो कर रहा है। और आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो देखें बच्चे, ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज्यादा जो नमकियात होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। जिसमें और हाइपो का मतलब होता है कम, जिसमें कम सल्यूट होंगे वो क्या होगा, कम सल्यूट होगा, यानी कि नमकियात होंगे वो क्या होगा, हाइपोटोनिक। और जिसमें बराबर एक कंसंट्रेशन होगी वो होगा आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये तीन किस्म की डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, ये बार बार आएंगी। उसके बाद है बेटा कि पानी कहाँ जाएगा। तो पानी है वो ओस्मोसिस की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। ये ओस्मो है, ये ओस्मोसिस से मुराद, ये ओस्मो से मुराद पानी है यहाँ से। ठीक है ना, जहां मैंने यहाँ बताया, यहाँ ओस्मोसिस की जो ये हरकत की डेफिनेशन है पानी की हरकत की, तो ये ओस्मोसिस। ठीक है, तो ओस्मो ये पानी की हरकत है। इज द डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अक्रॉस अ मेम्ब्रेन
and it always occurs from more dilute hypotonic solution to the less dilute hypertonic solution। अब पानी कहाँ तक जाएगा, हर लेक्चर इसमें हर टॉपिक जब मैं ये हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पानी किस तरफ जाएगा। तो पानी की ये वाला जो असूल है, ये वाला एक लॉ समझ लें, कानून समझ लें कि पानी हमेशा उस तरफ जाता है, पानी हमेशा एक पतले यानी कि सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक यानी कि सॉल्यूशन से हमेशा उस तरफ जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, कम डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जो है वो हरकत करेगा। ठीक है, यानी कि बेटा पानी की ये एबिलिटी है कि जहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम होगी उससे उस तरफ हरकत करेगा जहां पे उसकी साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, हाइपो का मतलब होता है कम, तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी क्या करेगा, ये इसकी मूवमेंट यहां से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू अ लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, हाइपर का मतलब है ज्यादा, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, तो ये पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा। यानी कि पानी ने पकड़ना है साल्ट को, तो नमकियात की कंसंट्रेशन जिस तरफ ज्यादा होगी पानी उसी तरफ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। तो प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं और मेथड्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर में क्या होता है, किस तरह होती है। देखिए बेटा, फ्रेश वाटर का एक असूल याद रख लें, इसमें नमकियात जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है ना, ये मैं डाउन एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि जो साल्ट्स हैं वो कम होंगे। साल्ट से मुराद है सल्यूट, यानी कि सल्यूट कम होगा। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में जो नमकियात होते हैं वो कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनिमल होगा उसमें जो साल्ट्स हैं वो बाहर की निस्बत ज्यादा होंगे। यानी कि अगर देखें ना, एक चीज में तो ज्यादा होने हैं ना, हमने कहा जो बाहर की फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है उसमें नमकियात हैं वो कम है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि जो फिर जानदार है उसके अंदर जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रह रहा है उसमें साल्ट्स ज्यादा होंगे। तो जनरली द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर हाइपरटोनिक टू देयर एनवायरमेंट्स। हाइपरटोनिक से क्या मुराद है, हाइपर का मतलब है ज्यादा, इसका मतलब है कि अगर फ्रेश वाटर में सल्यूट कम है तो आबो हवा है, जो एनवायरनमेंट है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, ये हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो जो फिर जानदार का अंदरूनी माहौल होगा, अंदर की एनवायरनमेंट होगी, वो हाइपरटोनिक होगी, यानी कि उसमें जो साल्ट्स हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है ना, तो अब पानी किस तरफ आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पानी किस तरफ आएगा। तो ये जाहिर करेगा, हमने पानी की एक खसूसियत पढ़ी है, ये हमेशा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो जानदार की अंदरूनी एनवायरनमेंट है, सेल्स की एनवायरनमेंट है, वो हाइपरटोनिक है। ठीक है, और जो बाहर की एनवायरनमेंट है वहां पे जो साल्ट्स हैं वो कम है, और वो एनवायरनमेंट क्या है, वो हाइपोटोनिक है। अब इसको इस मिसाल से समझे बेटा, कि मैंने कहा कि जो फ्रेश वाटर होता है उसमें साल्ट्स कम होते हैं, इसका मतलब कम होते हैं तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगी, हाइपो का मतलब है कम। ठीक है, अब देखें इस सेल को, मैंने ये सेल है, या इसको एनिमल कह रहे हैं या सेल कह रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इस सेल में जो है बेटा जो है, और ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है इसकी। ठीक है, तो ये सेल में जो कंसंट्रेशन है हमने कहा कि वो क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि ये जो सेल है इसमें सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, नमकियात की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में क्या है कि जो बाहर है ये पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये पानी का असूल क्या है कि ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक यानी कि जानदार के अंदर पानी हरकत करेगा, अंदर की जानब। तो जनरली द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर हाइपरटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, इट मींस दैट दे हैव हायर सल्यूट कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड्स देन द सराउंडिंग वाटर। तो यानी कि इनके जिस्म के अंदर जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है, सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर कंटिन्यूसली इंटर देयर बॉडीज थ्रू ओस्मोसिस, तो पानी ओस्मोसिस के जरिए इनके जिस्म में दाखिल होगा, पार्टिकुलरली अक्रॉस परमिएबल सर्फेसिस लाइक गिल्स। ठीक है, तो जो गिल्स हैं इनके वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेंगे, उनके जरिए जो पानी है ये बाहर वाली हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से इनकी हाइपरटोनिक, जिसमें सल्यूट ज्यादा है, नमकियात ज्यादा है, वहां पे इंटर होगा। तो ये है यहाँ पे इनमें इस तरह पानी इंटर होगा। इससे अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ क्या आएगी, इसेंशियल साल्ट्स लाइक
and ions like sodium and chloride diffuse out of the body into the surrounding environment। तो जब इनके जिस्म में हमेशा जो है वो पानी दाखिल होगा, क्योंकि बाहर वाली एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, अंदर वाली हाइपरटोनिक है, तो जब जिस्म में पानी इस तरह दाखिल होगा तो एक मसला ये आएगा कि जब पानी जिस्म से निकलेगा तो वो बहुत सारे नमकियात इनके सोडियम और क्लोराइड के लेकर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसेंशियल साल्ट्स हैं, ये ज़रूरी हैं, ये तो जानदार को चाहिए। ठीक है, तो अब ये है, ये थी प्रॉब्लम, ये क्या थी कि इनके जिस्म में पानी जाता रहता है, और दूसरा क्या है कि हमने कहा, दूसरा ये है कि जिस्म से नमकियात भी ले जाता है। तो अब ये मेथड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन हमने पढ़ना है कि इसमें मेथड कौन सा अडॉप्ट करते हैं। ये तो हमने प्रॉब्लम पढ़ी फ्रेश वाटर में, अब ये हम पढ़ने लगे हैं मेथड फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदारों का मेथड, कि कौन सा मेथड अभी अपनाएंगे। सबसे पहले बेटा ये क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन जब ये करेंगे, इन ऑस्मो रेगुलेशन दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग देयर बॉडीज एंड एलिमिनेट द एक्सेस वाटर दैट डज एंटर। उसने कहा सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि पानी इनके जिस्म में दाखिल ना हो, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा है, इनके जिस्म में साल्ट ज्यादा हैं, तो पानी हमेशा कम साल्ट वाले इलाके से ज्यादा साल्ट वाले इलाके में आएगा। तो ये कोशिश करेंगे कि पानी ना इनके जिस्म में दाखिल ना हो। और दूसरी ये काम करेंगे कि एलिमिनेट द एक्सेस वाटर दैट डज एंटर, जो पानी ज्यादा एंटर होगा उसको एलिमिनेट यानी कि खारिज करेंगे जिस्म से। ठीक है, अच्छा, इसको हम अडेप्टेशंस भी बोलते हैं कि फ्रेश वाटर में जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं वो उनमें कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं। ठीक है, मुताबिकतें, पानी में रहने के लिए जो अडेप्टेशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इसको अडेप्टेशन भी बोल लेते हैं। फॉर दिस पर्पज, उसके लिए वो क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। पानी बहुत ज्यादा इनके जिस्म में इंटर हो रहा है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में, तो ये बहुत जो है वो लार्ज अमाउंट में डाइल्यूटेड यूरिन पैदा करेंगे, यानी कि इनका जो पेशाब होगा वो बहुत पतला होगा। ठीक है, तो पतला पेशाब है, ये बार बार करेंगे। टू कंपनसेट, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी बेटा कि इनके जिस्म में नमकियात जो थे वो पानी के साथ निकल रहे थे, पानी के साथ पानी आ रहा था तो पानी के साथ नमकियात में निकल रहे थे। तो टू कंपनसेट द लॉस ऑफ साल्ट्स, तो नमकियात को के ज़िया को रोकने के लिए दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट्स बैक इनटू देयर बॉडीज। तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ दी साल्ट्स, यानी कि वो अपने जिस्म में साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बरकरार रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इनके गुर्दे में क्या होगी, हमने नेफ्रॉन पढ़ा था कि नेफ्रॉन क्या करता है, गुर्दे का फंक्शनल यूनिट है, और उसमें जो लूप ऑफ हेनले होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग, वहां पे हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं साल्ट्स की जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके साल्ट्स को बरकरार रखा जाता है जिस्म में। तो साल्ट्स को बरकरार रखने के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। अनलाइक देयर मरीन वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स रेयरली ड्रिंक वाटर। तीसरा काम ये करेंगे कि वो रेयरली ड्रिंक वाटर, कि वो बहुत कम पानी पियेंगे। रेयरली मतलब कभी कभार। ठीक है, तो ये पानी नहीं पीते, कभी कभार पीते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि सबसे पहले तो ये था, हमने इसकी तारीफ पढ़ी कि ये वो एनिमल होंगे जो अपनी एनवायरनमेंट में हाइपरटोनिक होंगे, यानी कि इनके जिस्म में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बाहर की एनवायरनमेंट से, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट से इनके जिस्म में पानी है वो दाखिल होता रहेगा। जो पानी बहुत ज्यादा दाखिल होता रहेगा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इनके जिस्म से जरूरी नमकियात थे वो चले जाएंगे। तो इन दोनों प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एक्सेस वाटर था, ज्यादा पानी था, उसको क्या किया उन्होंने, पहली कोशिश तो ये करेंगे कि पानी इनके जिस्म में एंटर ना हो। दूसरा, जो पानी एंटर होगा उसको निकाल देंगे। ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। और उसके लिए ये क्या करेंगे कि ये बहुत ज्यादा जो है वो पतला जो है वो पेशाब, डाइल्यूटेड यूरिन है वो प्रोड्यूस करेंगे। साल्ट्स की कमी के लिए, साल्ट्स की ज़िया को रोकने के लिए ये क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे और साल्ट्स को दोबारा अपने जिस्म में वापस ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करेंगे, तीसरा काम कि ये रेयरली ड्रिंक वाटर, वो बहुत कम वाटर जो है वो ड्रिंक करेंगे। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है बेटा, ये वाली जो ए डायग्राम है ये फ्रेश वाटर की है। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ये वाली ए डायग्राम। तो यहाँ पे हमने कहा कि कौन कौन सी अडेप्टेशन करेंगे, क्योंकि ये हाइपरटोनिक है, यानी कि इनके ये जो जिस्म के सेल हैं ये हाइपरटोनिक हैं। तो ये क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट्स करें। इनके जिस्म में जो है वो वाटर एंटर होगा गिल्स के जरिए और दूसरे पार्ट्स के जरिए। तो इसको रोकने के लिए एक तो ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करेंगे ताकि जिस्म से ये पानी निकलता रहे,
और साल्ट्स की बचत के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के जरिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे और साल्ट्स को जिस्म से ज़ाया होने से बचा लेंगे। उसके बाद बेटा है ओस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनवायरनमेंट, मेरीन वाटर। तो जो समुद्री पानी होता है बेटा, उसमें जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ये मैं तीर लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वो होगी, हाइपर का मतलब है ज्यादा, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, तो जिसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन, नमकियात की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगी। इसका मतलब जो समुद्री एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो हाइपरटोनिक होता है क्योंकि वहां पे साल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो एनिमल्स होंगे, मेरीन एनिमल्स होंगे, इसका मतलब है वो हाइपोटोनिक होंगे, यानी कि उनके जिस्म के अंदर जो है वो साल्ट्स कम होंगे। अब यहाँ पे देखें जो फ्रेश वाटर थे वो क्या थे, वो हाइपरटोनिक थे, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक थी तो एनिमल्स ने उससे मुख्तलिफ होना था, हाइपरटोनिक होना था। लेकिन यहाँ पे जो है मरीन एनिमल्स हैं वो क्या है, हाइपोटोनिक है, इनकी समुद्री जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है क्योंकि वहां पे साल्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मोस्ट मेरीन एनिमल्स आर हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट। अब ये देखें पानी का असूल मैंने आपको बता दिया है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जो है वो साल्ट्स ज्यादा होंगे। अब समंदर की जो समंदर में साल्ट्स ज्यादा हैं, एनिमल के अंदर कम है नमकियात, ठीक है। अब इन जानवर के जिस्म से पानी निकलकर समंदर में जाएगा, ठीक है, समंदर के पानी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी ने उधर जाना है जहां पे साल्ट ज्यादा है ऑस्मोसिस के जरिए। तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में इसका मतलब है इनके जिस्म से पानी निकलने का जो खदशा है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये उसके उल्ट है फ्रेश वाटर के, उसमें पानी आता था, इस इन्वायरमेंट से इनके जिस्म से पानी निकलेगा। तो मोस्ट मरीन एनिमल्स आर हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट। दिस मींस दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज मच हायर सल्यूट यानी कि साल्ट कंसंट्रेशन देन देयर इंटरनल टिश्यूज, यानी कि बाहर की एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, उसमें सल्यूट यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, अब वाटर इनके जिस्म से निकलकर इनके कम साल्ट वाले इलाके से निकलकर ज्यादा साल्ट वाले इलाके के पानी ने नमक को पकड़ना है, ठीक है। अब बाहर नमक ज्यादा है, इनके जिस्म में कम है, तो पानी जिस्म से निकलेगा। वाटर कॉन्स्टेंटली लीव्स देयर बॉडीज बाय ऑस्मोसिस थ्रू द गिल्स एंड स्किन। तो पानी जो है इनकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि गिल्स और स्किन से निकलेगा। साल्ट्स कंटिन्यूसली डिफ्यूज फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू देयर बॉडीज। अब बाहर साल्ट्स ज्यादा हैं, इनके जिस्म में कम है, तो साल्ट्स बाहर की एनवायरनमेंट से अंदर इनकी जिस्म में आएंगे। इन एडिशन these they have excess of salts in bodies due to drinking of sea water। जब ये पानी पिएंगे समंदर का तो समंदर के पानी में नमकियात ज्यादा हैं, तो इनके जिस्म में जो है वो नमकियात जो हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स पता लग गई। ये पहला पैराग्राफ है, ये इसकी तारीफ का और प्रॉब्लम्स का है। जैसे वो फ्रेश वाटर में था, ये प्रॉब्लम्स बयान की थी कि वहां पे क्या था कि पानी इनके जिस्म में दाखिल हो रहा था फ्रेश वाटर में और जो नमकियात थे वो निकल रहे थे। यहाँ पे उल्ट है, यहाँ पे पानी इनके जिस्म से निकल रहा है समुद्री आबो हवा में, ठीक है, पानी इनके जिस्म से निकल रहा है और साल्ट समुद्री आबो हवा में बहुत ज्यादा है, वो इनके जिस्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो किस्म की इनको जो है वो मुश्किलात का सामना है। अब इन चीजों को वो हमने यही पढ़ रहे हैं ना कि प्रॉब्लम्स और मेथड्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन, तो इससे ये छुटकारा किस तरह करेंगे, हासिल करेंगे, अब हम उसको पढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या करेंगे, ठीक है, टू कंपनसेट, ये अब प्रॉब्लम्स जो है वो मेथड्स हैं। टू कंपनसेट यानी कि एडेप्टेशन हैं ये। टू कंपनसेट फॉर वाटर लॉस, वाटर लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उसको कोप करने के लिए ये क्या करेंगे, मरीन एनिमल्स ड्रिंक सी वाटर कॉन्टिन्यूसली। इनके जिस्म से पानी निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे ताकि पानी बहुत ज्यादा ना निकले इनके जिस्म से, तो ये मरीन वाटर पिएंगे, ठीक है। तो ये लगातार क्या है, पानी पीते रहेंगे। इनको हमने कहा था फ्रेश वाटर एनिमल्स को कि ये पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, पानी बहुत कम पिएंगे, कभी कभार पिएंगे, रेयरली ड्रिंक वाटर। लेकिन ये क्या करेंगे, ये पानी पिएंगे ताकि इनके जिस्म में पानी बरकरार रहे। दे आल्सो कंजर्व वाटर बाय प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। तो जो ये जो इनका जो पेशाब होगा, जो यूरिन होगा, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर में जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा था वो डाइल्यूट था, पतला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके जिस्म में पानी की कमी है, ठीक है,
तो क्योंकि इनके जिस्म में साल्ट जो है समुद्री हवा में ज़्यादा है, इनके जिस्म से पानी निकल निकल कर उस तरफ जा रहा है, समुद्री पानी की तरफ। तो ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करेंगे टू रिमूव द एक्सेस साल्ट। इनके जिस्म में अब देखें, जब ये पानी पियेंगे तो साल्ट ज्यादा आ जाएंगे, ये ऊपर से एक और मुसीबत आ गई इनके ऊपर। ठीक है, जब समुद्री पानी पियेंगे तो नमकियात ज्यादा आ जाएंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, जैसे स्पेशलाइज्ड क्लोराइड्स इनमें होंगे, स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स इन द गिल्स यूज एनर्जी एटीपी टू एक्टिवली पंप साल्ट्स आउट ऑफ द ब्लड एंड बैक इनटू द इन्वायरमेंट। तो इनके जिस्म में जो साल्ट्स ज्यादा आ रहे थे नमकियात समुद्री हवा से, समुद्री पानी से, तो ये क्या करेंगे कि इनके पास अल्लाह ताला ने इनको स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स दिए होंगे, वो गिल्स में मौजूद होंगे, वो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में, और एक्टिवली पंप आउट साल्ट्स इनटू द ऑफ द ब्लड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये दोबारा पानी में उन नमकियात को निकालते जाएंगे। उसके बाद दे आल्सो रिमूव एक्सेस साल्ट्स थ्रू देयर किडनीज। तो इन साल्ट को ये अपने गुर्दों के जरिए भी निकाल लेंगे। Some marine fishes also have special salt excreting glands in rectum called rectal glands। बच्चे ये rectal gland बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि rectal gland से क्या मुराद है। ठीक है, तो rectal glands क्या हैं? Some marine fishes also have specialized salt excreting glands in rectum called rectal glands। तो मेन फिश में मेन फिश ऐसी होती हैं जिनमें वो साल्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल ग्लैंड्स दिए हैं इनको, जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? दीज ग्लैंड्स रिमूव साल्ट्स फ्रॉम ब्लड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हिच आर देन एलिमिनेटेड अलोंग विद फीसिस। तो ये क्या करेंगे कि ये ग्लैंड्स क्या करेंगे कि जो ज्यादा साल्ट्स होंगे उनको रिमूव करेंगे। तो रेक्टल ग्लैंड पहले क्या करेंगे कि ये इन जो साल्ट्स होंगे इनको खून से, दीज ग्लैंड रिमूव साल्ट फ्रॉम ब्लड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में करेंगे इंटर, फिर उनको एलिमिनेट यानी कि खारिज कर दिया जाएगा अलोंग विद फीसिस, यानी कि फीसिस फुजले के जरिए उनको जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाएगा। तो ये थी अडेप्टेशन प्रॉब्लम्स और अडेप्टेशन समुद्री इन्वायरमेंट में। ठीक है, कि किस तरह वो ओस्मो रेगुलेशन करेंगे। तो ये जो बी डायग्राम है बेटा, ये मरीन वाटर की है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसको किस तरह करेंगे कि एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट्स थ्रू गिल्स। तो जो ज्यादा साल्ट्स आएंगे उनको गिल्स के जरिए खारिज करेंगे। ठीक है, और वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स, जो जो पानी जो है, ये प्रॉब्लम है कि पानी इनके गिल्स और दूसरे जिस्म के हिस्सों के जरिए बाहर की इन्वायरमेंट में दाखिल होता है। और फिर ये इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड यूरिन है वो खारिज करेंगे, ताकि वो है जो पानी है वो कम खारिज हो। ठीक है, उसके बाद है ओस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट बेटा वो होती है खुश्की वाली एनवायरनमेंट, ठीक है, ड्राई एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लॉस वाटर टू द एनवायरनमेंट थ्रू एवेपोरेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सर्फेसिस थ्रू द स्किन एंड बाय द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो जो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंटल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, खुश्की के जानदार हैं, उनके जरिए जो लॉस ऑफ वाटर है वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जिस्म से वेपोरेशन होती है, रेस्पिरेटरी सर्फेसिस हैं, सांस लेने के दौरान जो है बेटा पानी है वो हमारे जिस्म से खारिज होता है, स्किन के जरिए पसीने के जरिए खारिज होता है, जब ये पैखाना वगैरह है, पेशाब वगैरह है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है बेटा, इससे निकलता है। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये बारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स की प्रॉब्लम है। दे हैव टू इंश्योर दैट वाटर इनटेक फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड फूड एंड मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन इज इक्वल टू द वाटर लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जो जानदार रहते हैं उन्होंने इस चीज को यकीनी बनाना होता है कि जो इनके जिस्म से पानी निकल रहा है, ठीक है, और जो वो पानी ड्रिंकिंग के जरिए या खुराक के जरिए ले रहे हैं वो बराबर रहे। ठीक है, वो इक्वल रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वाटर लॉस्ट है एनवायरनमेंट में वो हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए तो ड्रिंकिंग के जरिए और फूड के जरिए पानी पूरा लेना है। तो दीज एनिमल्स हैव एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरियल एडेप्टेशंस टू मेंटेन ओस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, कि किस तरह ये ओस्मो रेगुलेशन होती है। तो तीन ये प्रॉब्लम मैंने बता दी कि इनके जिस्म से एवेपोरेशन के लिए जरिए पानी निकल रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सांस लेने के जरिए पानी निकल रहा है, स्किन के जरिए निकल रहा है, और जो ये वेस्ट हैं, फुजलात हैं, उनके जरिए निकल रहा है। ठीक है,
तो इस चीज को करने के लिए इनमें अल्लाह ताला ने तीन चीज किस्म की जो है अडेप्टेशन रखी हैं। एक है एनाटॉमिकल, जो इनकी एनाटॉमी होती है, अंदरूनी साख्तें होती हैं, वो इस तरह हैं कि जो पानी का लॉस है वो मिनिमम हो। दूसरा फिजियोलॉजिकल है, फिजियो का मतलब है, ये आपने सारी डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ी हुई है। एनाटॉमी में अंदरूनी साख्तें, फिजियोलॉजी में बेटा इनकी फिजियोलॉजी, फंक्शन, फिजियो का मतलब है फंक्शन, और बिहेवियरल में इनका रवैया, कि ये कुछ रवैये ऐसे इख्तियार करेंगे जैसे रात के वक्त निकलेंगे, ठीक है, दिन के वक्त गर्मी से बचेंगे, तो ये इस तरह के रवैये। तो ये तीन किस्म की अडेप्टेशन हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो पैरा लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, ये है एनाटॉमिकल, ये है एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस, यानी कि इनके जिस्म की एनाटॉमी इस तरह की होगी, अंदरूनी साख्तें इस तरह की होंगी। दे हैव रिलेटिवली इम्परमिएबल आउटर लेयर्स टू प्रिवेंट एवेपोरेटिव वाटर लॉस। तो इनकी जो इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब होता है, इम्परमिएबल मतलब, परमिएबल मतलब इजाजत देना, इम्परमिएबल मतलब इजाजत ना देना, ठीक है। तो इनकी जो आउटर लेयर्स होंगी स्किन वगैरह की, तो जो आउटर लेयर्स होंगी वो प्रिवेंट करेंगे इवेपोरेटिव वाटर लॉस को। इवेपोरेटिव वाटर लॉस से मुराद है जो पानी इवेपोरेशन के जरिए, यहाँ पे मैंने बताया जाया होना है, उसको जाया होने से बचाने के लिए इनकी एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस ये हैं कि एनाटॉमी इस तरह अल्लाह ताला ने डिजाइन की है कि वो इम्परमिएबल होगी, जो स्किन की लेयर होंगी वो इम्परमिएबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल्स, इंसेक्ट्स पोजेस अ वैक्सी एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटन। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका एक वैक्सी टाइप एक्सोस्केलेटन, जो बाहर का स्केलेटन होता है, जो बॉडी के आउटसाइड होता है, वो काइटन का बना होता है। काइटन आपको पता है कि ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। तो काइटन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, ये इम्परमिएबल होता है, ठीक है, ये इजाजत नहीं देगा एवेपोरेशन के जरिए पानी बाहर निकलने की। उसके बाद रिप्टाइल्स की एनाटॉमी देखते हैं। रिप्टाइल्स हैव वाटरप्रूफ स्केल्स मेड अप ऑफ कैराटीन। कैराटीन एक डेड प्रोटीन होती है, ठीक है, ये हमारे नाखून वगैरह और बालों में भी मौजूद होती है। तो जो मुख्तलिफ किस्म के रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, उनका वाटरप्रूफ स्केल्स होते हैं जो कि कैराटीन प्रोटीन के बने होते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने करना है, ठीक है। और वैक्सी एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में होता है, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर करना है। तो ये एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है। मैमल्स में क्या है, हम भी मैमल्स हैं। बर्ड्स में क्या है, हैव डेड कैराटिनाइज्ड स्किन सेल्स। कैराटिनाइज्ड स्किन सेल बेटा वही होते हैं, ठीक है, जो कैराटीन प्रोटीन के बने होते हैं। ये डेड प्रोटीन होती है, इसीलिए आपको जो नाखून वगैरह काटते हैं तो दर्द वगैरह नहीं होती, बाल वगैरह कटवाते हैं तो दर्द नहीं होती, क्योंकि ये डेड प्रोटीन है। एंड आल्सो हैव ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इन स्किल। तो ये सारी एनाटॉमी है, ये अंदरूनी साख्तें इस तरह डिजाइन की गई हैं। तो मैमल्स और जो बर्ड्स होंगे उनमें डेड कैराटिनाइज स्किन सेल्स होंगे और ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगे जो कि तेल खारिज करेंगे। जब जिल्द के ऊपर तेल आ जाएगा तो एवेपोरेशन के जरिए जो एवेपोरेटिव वाटर लॉस है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस थी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं दूसरी किस्म की अडेप्टेशन, हमने कहा है वो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अब बेटा ये वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये दूसरा, ठीक है। पहले एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कौन से मुताबिकतें, फिजियोलॉजिकल मुताबिकतें। देयर किडनीज यानी कि फंक्शन, देयर किडनीज प्ले अ वाइटर रोल। अब किडनी किस तरह फंक्शन करेगा इनका, वाइटर रोल रिटेन वाटर इनसाइड द बॉडी। तो पानी को अंदर रखने के लिए इनके गुर्दे काम करेंगे, कि गुर्दे किस तरह काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी को अंदर कंजर्व करेंगे, जैसे हमारे जिस्म में करते हैं। जब हम रोजे की हालत में पानी कम भी पिए तो गुर्दे क्या करते हैं, वो पेशाब कम बनाते हैं और पानी है वो अंदर ही अंदर सेव करते रहते हैं खून के अंदर। मोर ओवर दे कन्वर्ट द प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लाइक अमोनिया इनटू यूरिया और यूरिक एसिड विच रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। मिसाल के तौर पर ये जो अमोनिया होती है बेटा, जब इसको जिस्म से खारिज किया जाता है तो इसके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो पानी की तो कमी है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पहले से ही, तो ये क्या करेंगे, अमोनिया को यूरिया में या यूरिक एसिड में बदल देंगे। तो यूरिया और यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज होने के लिए कम पानी चाहिए होता है, विच रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटरफॉल। इस तरह भी ये पानी की बचत कर लेंगे। तीसरे नंबर पे है बेटा, मैं लिखता हूं यहाँ पे बिहेवियरल जो है अडेप्टेशन। एनाटॉमिकल पढ़ ली हमने इस पैराग्राफ में, उसके बाद फिजियोलॉजिकल, अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अडेप्टेशंस, यानी कि ये कुछ रवैये ऐसे अपनाएंगे, ठीक है। बिहेवियर इनका रवैया इस तरह का होगा, कैसे, जैसे मैनी डेजर्ट। अब डेजर्ट की जो एनवायरनमेंट है ये टेरेस्ट्रियल है, यानी कि खुश्की की है, ठीक है। तो मैनी टेरेस्ट्रियल डेजर्ट एनिमल्स स्टे अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे
टू अवॉइड एवेपोरेशन। तो ये एवेपोरेशन के जरिए, यानी कि हमारे जिस्म से जो पानी उड़ता है जिल्द के जरिए, एवेपोरेशन के जरिए, उसको बचाने के लिए ये क्या करेंगे, अंडरग्राउंड रहेंगे। दिन की जो जब हीट का पीरियड होगा दिन के वक्त, तो ये क्या करेंगे, एवेपोरेशन से बचने के लिए ये अपने जो है अंडरग्राउंड रहेंगे। दे इमर्ज ओनली एट अ नाइट व्हेन द एयर इज कूलर एंड मोर ह्यूमिड। तो ये रात को उस वक्त बाहर आएंगे जब हवा ठंडी होगी और नमी वाली होगी। दीज एनिमल्स फीड अपॉन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड। तो ये ऐसे खुराक खाएंगे जिसमें पानी ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर ये डेजर्ट प्लांट्स के जो है वो बीज खाएंगे, जो सहराई पौधे होते हैं उनके बीज खाएंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होंगे। सम एनिमल्स लाइक द कैंगरो रैट, जो कैंगरू रैट है, सर्वाइव इंटायरली ऑन मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे कैंगरू रैट की मिसाल दी है, जो मेटाबॉलिक वाटर यानी कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो पानी पैदा होता है उसको हम यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो पानी पैदा होता है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन है ये भी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, इसके दौरान जो पानी पैदा होता है उसे हम मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक वाटर को ही इस्तेमाल करके, यानी कि ये बाहर से पानी पीता ही नहीं है, ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करके क्या करता है, अपनी जो है पानी की जरूरत पूरी करता है। सर्वाइव इंटायरली ऑन मेटाबॉलिक वाटर, यानी कि ये सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है। उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एन हाइड्रोबायोसिस। तो बेटा एन का मतलब है एब्सेंट, हाइड्रो का मतलब है पानी, और बायोसिस का मतलब है लाइफ, यानी कि पानी के बगैर जिंदगी। एन एब्सेंट हाइड्रो पानी, और बायोसिस मतलब लाइफ, यानी कि पानी के बगैर जिंदगी। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सर्टन इनवर्टिब्रेट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन हाइड्रोबायोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टन इनवर्टिब्रेट्स, कुछ रीढ़ की हड्डी के बगैर जो जानदार होते हैं उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। लाइक टार्डिग्रेड्स, वाटर बियर्स होते हैं जो इंटर अ डोरमेंट स्टेट व्हेन दे लॉस ऑलमोस्ट ऑल देयर बॉडी वाटर। तो वे एक डोरमेंट स्टेट पर, एक यानी कि गुनूदगी की हालत में चले जाते हैं जहां पे वो अपने जिस्म का तमाम वाटर है वो लॉस्ट कर देते हैं, पानी खत्म हो जाता है। दे कम टू एक्टिव लाइफ ईयर्स लेटर व्हेन वाटर रिटर्न्स। तो ये सालों बाद जब पानी दोबारा वापस आता है, ठीक है, तो ये दोबारा क्या है, जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा अपने एक्टिव लाइफस्टाइल, तो इसे हम डोरमेंसी बोलते हैं कि ये एक डोरमेंट पीरियड में सालों के लिए चले जाते हैं, यानी कि इनके जिस्म का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, दिल की धड़कन बिल्कुल खत्म होने के करीब होती है, थोड़ी थोड़ी जिससे बस जिंदगी चलती रहे। क्योंकि पानी नहीं होता तो पानी की गैर मौजूदगी में एनहाइड्रोबायोसिस होती है कि पानी के बगैर जिंदगी। तो ये उस वक्त डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, और जब पानी आता है तो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो कन्फॉर्मर्स, अब मैं आपको क्विज यहाँ पे दिखा देता हूँ फाइल। तो जो हमने पढ़ा है बेटा, क्विज देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि आपने कितने कंसेप्ट हैं वो क्लियर किए हैं। चलिए बेटा, ये एमसीक्यूज हैं आपके इंपॉर्टेंट जो हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा है। तो सबसे पहले है ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोल्यूट को हम ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जिनके एनिमल्स की एनवायरनमेंट उनकी बैरूनी एनवायरनमेंट से मिलती है उसको हम ओस्मो कन्फॉर्मर्स बोलते हैं, ये पढ़ाया मैंने आपको। ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। तो जो कल वाला लेक्चर है उसके भी एमसीक्यूज मैंने दिखाए थे, वो लेक्चर खोल के आप देख सकते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं बेटा, वो हाइपरटोनिक होते हैं, ठीक है, अपनी एनवायरनमेंट के साथ। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, वाटर ओस्मोसिस के जरिए इनके जिस्म में दाखिल होता है। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन यानी कि पतला पेशाब प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स हैं वो मेरीन एनिमल्स हैं वो अपनी एनवायरनमेंट में हाइपोटोनिक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। मेरीन फिशेज हैं वो ज़्यादा साल्ट्स हैं वो गिल्स के जरिए खारिज करती हैं। मेरीन फिशेज क्या करती हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन यानी कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, गाढ़ा पेशाब। द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंजर्वेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल इज किडनी। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वाटर की कंजर्वेशन के लिए उनका जो मेन ऑर्गन है वो गुर्दे हैं। ओस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। इसके नजदीक गिर्द ही हमारा पूरा लेक्चर घुमा है कि पानी हमेशा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से हाइपरटोनिक यानी कि कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ जाता है। Osmotic pressure is a tendency of solution to take in water by osmosis. Which of the following example of osmo conformer? जो शार्क है वो osmo conformer है। उसके बाद फ्रेश वाटर एनिमल एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट्स इनटू देयर बॉडी। तो ये साल्ट्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स रेयरली ड्रिंक वाटर बिकॉज, ये क्यों कम पानी पीते हैं फ्रेश वाटर के एनिमल्स? क्योंकि पानी पहले ही इनके जिस्म में दाखिल हो रहा होता है, कंटिन्यूसली इंटर।
मरीन एनिमल्स कंपनसेट वाटर लॉस बाय ड्रिंकिंग सी वाटर। मरीन वाटर के एनिमल्स हैं वो जब समुद्री पानी पीते हैं तो वो उनका जो पानी का लेवल है वो कंपनसेट होता है। द स्पेशलाइज्ड सेल इन द फिश गिल्स दैट रिमूव एक्सेस साल्ट आर कॉल्ड क्लोराइड सेल्स। तो जो क्लोराइड सेल्स होते हैं वो फिश के गिल्स में मौजूद होते हैं जो ज्यादा साल्ट को रिमूव करते हैं। इन सम मेरीन फिशेज एक्सेसिव साल्ट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है। तो इन द वाटर प्रूफ स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स आर मेड अप ऑफ कैराटीन। कैराटीन प्रोटीन के बने होते हैं। ये लेक्चर में सारी चीजें समझाई हैं। विच नाइट्रोजनस वेस्ट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। तो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कम चाहिए होता है। तो बेटा जो यूरिक एसिड है उसको कम पानी चाहिए होता है सेक्रीट होने के लिए। चले बच्चे ये था हमारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।